हाँ, तो क्या बोला मैंने? मैंने ये बताया कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है भाई साहब, समझो इस पूरी स्टोरी को, इसमें कंफ्यूजन होता है। दो प्रकार के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं आपके सामने, वन इज बोन मेरो, वन इज थाइमस। कहानी को समझना ध्यान से, बोन मेरो एंड वन इज थाइमस। एक बार समझ लोगे फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि बोन मेरो के पास अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल होता है। क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल होता है। और स्टेम सेल से दो टाइप के टिश्यू बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वन इज मायोलाइड टिश्यू एंड वन इज लिम्फोसाइट प्रिकर्सर टिश्यू। अच्छा जल्दी से बता दो ब्लड सेल का क्लासिफिकेशन। अगर मैं बोलूं ब्लड सेल कितने प्रकार के, फटाफट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर मैं बोलूं डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के, मेजरली जल्दी बोलो। दो, एक ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। अगर मैं बोलूं ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के, तीन। एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। और ये कितने प्रकार के, तो दो। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। फिर मैंने बोला ग्रेनुलोसाइट का स्पेशल टाइप कौन, एनके सेल। अच्छा ग्रेनुलोसाइट में भी एनके सेल अगर पूछा जाए किसका टाइप है, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट्स, तो किसका है? लिम्फोसाइट। अरे याद करो पहले एनके सेल के बारे में बात हो चुकी है कि ग्रेनुलोसाइट में भी एक्चुअली एनके सेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट which have not antigen binding receptor और एंटीजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। याद करो मैंने बोला था एनके सेल को भी ये नहीं पता है कि हमें किसको मारना है। तो अगर सही एरो लगाना चाहूं तो मैं यहां लगा देता हूं कि ये लिम्फोसाइट दो प्रकार का, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट, और एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट दैट इज द एनके सेल। चलेगा? अब मैंने क्या बोला, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्म बाय द मालाइड टिश्यूज एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। पिछले मीटिंग में एक मिस्टेक हुआ था, एनके सेल को मैंने यहां लिखा था, नॉट इधर होगा। रुको सही कर रहा हूं। ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्म बाय मालाइड टिश्यूज एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। तो काम करो पहले लिम्फोसाइट इधर लिख दो, सारे लिम्फोसाइट इधर लिख दो, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो, चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, चाहे वो एनके सेल हो। ऑल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स फॉर्म बाय लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल। तो एनके सेल उधर नहीं आएगा ना क्योंकि वो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट ही है ना। एंड ऑल द ब्लड सेल्स एक्सेप्ट द लिम्फोसाइट फॉर्म बाय मालाइड टिश्यू। व्हाट? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में कौन कौन से, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसके बाद मोनोसाइट्स एंड इसके बाद प्लेटलेट्स। माना सेट है? तो these are the classification of the blood cells from which they are formed। तो मालाइड टिश्यू ने ये सबको बनाया, लिम्फोसाइट ने लिम्फोसाइट को बनाया। ये हो गया। लैग कर रहा है, ज्यादा लैग कर रहेगा। अरे ज्यादा लैग कर रहा है। अरे बोलो यार, ज्यादा लैग कर रहा है क्या? नो सर, अभी कर बीच रहा में रुका था। थोड़ा थोड़ा कर रहा है। ठीक है, दोबारा करेगा तो बता। ठीक है, अब सुनो मैंने क्या बोला कि लिम्फोइड, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर दैट ऑर्गन जहां पर ब्लड सेल्स का ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है। तो सुनना मेरा बात अब कान खोल के, मैं क्या बोल रहा हूं। चाहे हो ये सारे डब्ल्यूबीसी, चाहे हो प्लेटलेट, चाहे हो आरबीसी, या फिर चाहे हो ये बी लिम्फोसाइट, या फिर चाहे हो एनके सेल। मैं टी को इधर लिख देता हूं ना, एरो लगाने में सही रहेगा। These all are originated एंड उसका डेवलपमेंट एंड उसका मैच्योरेशन भी
रेड बोन मेरो में ही होगा। ये सभी के सभी ब्लड सेल्स का ऑरिजिन, डेवलपमेंट, मैचुरेशन सभी का सभी रेड बोन मेरो में ही होगा। अच्छा, मैं यहाँ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मैचुरेशन का बात नहीं करूंगा क्योंकि वो इम्यून सेल नहीं है, क्योंकि वो इम्यून सेल नहीं है। अब आ जाओ एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। एसिडोफिल और बेसोफिल की बात मैं अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम में ही करूंगा। वो इम्यून सेल हैं लेकिन वो अलग तरीके से इम्यूनोलॉजी का रोल प्ले करते हैं। थोड़ा सा बात करना है, कर लूंगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन वो बने कहाँ, डेवलप कहाँ हुए, मैच्योर कहाँ हुए, रेड बोन मेरो में ही। इसके बाद न्यूट्रोफिल की बात पहले ही कर चुका हूं मैं, याद करो। न्यूट्रोफिल वो यही बनता है, यही और डेवलप होता है, यही मैच्योर भी होता है। इसके बाद बचता कौन है, बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट के बारे में ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो वो बना लिम्फाइड प्रिकर्सर सेल से बोन मेरो के अंदर, यही उसका डेवलपमेंट हुआ। और मैचुरेशन का मतलब ये है कि बी लिम्फोसाइट के पास एंटीजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर या एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर आ गई जब वो मैच्योर हो गए तब। यानी कि आप कह सकते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में बोन मेरो वो जगह है जहां, सुना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, जहां ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट तो सभी के सभी ब्लड सेल का होता है। हेलो, क्योंकि ऑरिजिन डेवलपमेंट तो टी लिम्फोसाइट का भी होता है। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट तो टी लिम्फोसाइट का भी यहीं पे होता है, यस और नो। बट मैचुरेशन भी सभी का होता है एक्सेप्ट किसका, जल्दी बोलो, टी लिम्फोसाइट। अब सबसे पहले मैं इस वर्ड को क्लियर करूं कि इस बी लिम्फोसाइट में बी का मतलब क्या है और इस टी का मतलब क्या है। सुना ध्यान से, एग्जाम में आता है। इस बी का मतलब, अच्छा इस टी का मतलब थाइमस है। पता है क्यों, क्योंकि टी लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट हो गई कहां, रेड बोन मेरो में, डेवलप भी हो गई कहां, रेड बोन मेरो में। बट फॉर द मैचुरेशन प्रोसेस दे माइग्रेट टू थाइमस वाया ब्लड। ब्लड में इमेच्योर टी लिम्फोसाइट चली गई ब्लड के माध्यम से थाइमस के पास, और थाइमस के पास जाके वो मैच्योर लिम्फोसाइट बनी। तो इसीलिए अब इस मैच्योर लिम्फोसाइट को हमने क्या बोला, टी लिम्फोसाइट। तो बताएं टी का मतलब क्या है, इस टी का मतलब क्या है, थाइमस। जबकि बी लिम्फोसाइट बेचारी बनी भी यहीं पे, डेवलप भी यहीं हुई और मैच्योर भी यहीं हुई। तो इस बी का मतलब क्या है, बोलो, इस बी का मतलब क्या है, कहाँ डेवलप हुई, कहाँ मैच्योर भी और कहाँ बोन मैरो में। तो इस बी का मतलब क्या है, बोन मैरो। बोन मैरो नहीं है, यही तो बताना चाहता हूं। बर्सा फैब्रिक। हाँ, अक्सर आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाएगा। इस बी का मतलब बोन मेरो नहीं है, इस टी का मतलब थाइमस है, इस बी का मतलब बोन मेरो नहीं है। तो फिर बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। अब आप बोलोगे ये क्या नया टर्म आ गया, सुन लो दली से। फैब्रिकस या उसी का नाम फैब्रिसस भी है, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, साइंटिस्ट है, ठीक है, रिसर्चर है, बहुत पुराने रिसर्चर है। तो जब मैमल्स के अंदर रेड बोन मेरो की स्टडी नहीं हुई थी, उससे पहले फैब्रिकस साहब ने बर्ड के अंदर रेड बोन मेरो तो उसके एक्चुअली होता नहीं है, वो उसके यहाँ बी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन का साइट ढूंढ रहे थे कि बी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है, कहाँ मैच्योर होती है साहब। तो सुनना, बर्ड में बोन मेरो नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हड्डी कैसा होता है, होलो, न्यूमेटिक बोन कहते हैं। तो बर्ड के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में नहीं होता क्योंकि उसके अंदर रेड बोन मेरो है ही नहीं। तो उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, स्टमक के नीचे होता है, स्टमक के थोड़ा सा बिलो होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बर्सा। क्योंकि उसको साइंटिस्ट फैब्रिकस ने पहली बार रिपोर्ट किया, इसलिए उसको तब से बोलने लगे हम बर्सा ऑफ फैब्रिकस। और पहली बार फैब्रिकस ने ही बताया कि बोन मेरो सॉरी बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन बर्सा ऑफ फैब्रिकस में होता है, तो बी फॉर बर्सा ऑफ फैब्रिकस। और तब से इस बी का मतलब बर्सा ऑफ फैब्रिकस ही होता है। ह्यूमन में बर्सा नहीं होता है, बर्सा फैब्रिकस नहीं है, ह्यूमन में रेड बोन मेरो में ही मैचुरेशन होता है, बोन मेरो में ही होता है। तो आपको लगता है कि बी का मतलब बोन मेरो, लेकिन जो कन्वेंशनली चला आ रहा है बी का मतलब बर्सा फैब्रिकस, तो उसका मतलब वही होता है। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया
जल्दी बताओ, मैं एक एक करके सभी ब्लड सेल्स के बारे में बोलूंगा और आपको बताना है आंसर, ठीक है? आरबीसी कहाँ ऑरिजिनेट, कहाँ डेवलप, कहाँ मैच्योर हुई? बोन मैरो, Bone प्लेटलेट marrow में कहाँ ऑरिजिनेट, कहाँ डेवलप, कहाँ मैच्योर हुई? बोन मैरो, bone marrow एक ग्रेनुलोसाइट में एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल कहाँ ऑरिजिनेट हुई, कहाँ डेवलप हुई, कहाँ मैच्योर हुई? हाँ बोलो, एक मिनट का नेटवर्क चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ग्रेनुलोसाइट में एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल कहाँ ऑरिजिनेट हुई, कहाँ डेवलप हुई, कहाँ मैच्योर हुई? जल्दी बताओ। बोन मैरो, bone marrow में नेक्स्ट originate नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसाइट कहाँ ऑरिजिनेट हुई, कहाँ डेवलप हुई, कहाँ मैच्योर हुई? बोन मैरो, बोन मैरो। अब आएगा कंफ्यूजन। चलो इसके बारे में बात करो। एनके सेल कहाँ ऑरिजिनेट हुई, कहाँ डेवलप हुई, कहाँ मैच्योर हुई? बोन मैरो, तो बस याद किसमें रखना है? अब आ जाओ बी लिम्फोसाइट कहाँ ऑरिजिनेट हुई, कहाँ मैच्योर हुई, कहाँ डेवलप हुई? बोन मैरो में, लेकिन Mature. बर्ड्स में Bone बर्ड्स marrow। ऑफ फैब्रिकस में। ठीक है, बर्ड में, हाँ बर्ड में बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस। अब ये टी लिम्फोसाइट कहाँ ऑरिजिनेट हुई, कहाँ डेवलप हुई? originate मैरो, bone marrow में और mature पहले मैं जो पूछा वो बोलो ना यार, thymus मैं में ओरिजिनेट और डेवलपमेंट पूछ रहा हूँ, डेवलपमेंट पूछ रहा हूँ कहाँ हुआ? bone marrow बोन में मैरो, बोन मैरो। और इसका मैचुरेशन कहाँ हुआ? thymus में थाइमस। तो मैचुरेशन का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। जो लिम्फोसाइट होता है, जैसे मान लो कि मैं टी लिम्फो बी, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट बना रहा हूँ, सपोज दिस इज द बी लिम्फोसाइट, ठीक है? और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार के होते हैं, मेन होता है 2 प्रकार, 2 को। एक होता है टी हेल्पर, ये क्या है? बी लिम्फोसाइट है। और ये है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में भी ये है टी हेल्पर और ये टी है, ये टी किलर। तो इसके पास मैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि एंटीजन को बाइंड करके रिकॉग्नाइज करने वाला रिसेप्टर आ गया। तो इसके पास जो रिसेप्टर आता है ना, पता है हकीकत में क्या होता है? एक स्पेशल प्रकार का एंटीबॉडी ही बाइंड कर जाता है इसके साथ। ये देखो एंटीबॉडी इसके साथ, इसके मेम्ब्रेन पे बाइंड कर गया। अरे यार उल्टा बन गया, एंटीबॉडी बाइंड कर जाता है। एंड दैट एंटीबॉडी इज एक्चुअली, कोई बताएगा कौन सा एंटीबॉडी है? क्लास आईजी डी, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एंटीबॉडी। और ये पता है आईजीडी एंटीबॉडी ही टी सेल रिसेप्टर है, जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। इसमें पता है स्पेसिफिक प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजन नहीं होता है। स्पेसिफिक प्रकार के प्रोटीनेशियस रिसेप्टर लगाए जाते हैं, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये देखो इसके पास भी है, इसके पास। एंड दैट इज द, अगर बताओ उधर मैंने बी सेल रिसेप्टर बोला था, तो यहाँ क्या बोलूंगा? जल्दी बोलो। टी सेल रिसेप्टर, T cell receptor टी सेल रिसेप्टर। तो बकर और टकर, टी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर। दिस इज द मैच्योर लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अच्छा सुनना, इस टी हेल्पर और टी किलर के पास इस टी सेल रिसेप्टर्स के अलावा एक्स्ट्रा रिसेप्टर भी होता है, जिसको बोलते हैं को रिसेप्टर। और वो कुछ इस प्रकार से, एंड दैट इज एक्चुअली सीडी रिसेप्टर। सीडी का मतलब क्या है याद नहीं रखना, बता देता हूं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, सीडी रिसेप्टर। और जो टी हेल्पर के पास होता है वो होता है CD4 रिसेप्टर, और टी किलर के पास होता है CD8 रिसेप्टर। टी हेल्पर के पास CD4 रिसेप्टर, टी किलर के पास CD8 रिसेप्टर। अब सुनना ध्यान से, अब मैं यहां बता रहा हूं जो आपको आगे पूरे चैप्टर में काम आएगी। ये बी सेल रिसेप्टर जो बी लिम्फोसाइट के पास आया, मैच्योर बी लिम्फोसाइट के पास आया, ये होल पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है बच्चे। होल पैथोजन, कंप्लीट पैथोजन होगा
उसी को ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा। केवल पैथोजन के फ्रैगमेंट्स आ जाए तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, जबकि ये टी सेल रिसेप्टर या ये टी सेल रिसेप्टर ये पैथोजन के फ्रैगमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी रखता है। इट रिकॉग्नाइज द फ्रैगमेंट्स ऑफ पैथोजन, रिकॉग्नाइज द फ्रैगमेंट्स ऑफ पैथोजन। तो जल्दी से बताओ कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में कौन अच्छा? टी लिम्फोसाइट। अरे भैया अच्छा तो दोनों ही है, अच्छा दोनों ही है, दोनों का अपना अपना अच्छा ही है। हाँ, मैं अगर ये बोलूं कि रिकॉग्निशन के मैटर में कौन ज्यादा अच्छा, तो टी लिम्फोसाइट। तब टी लिम्फोसाइट। क्योंकि किसी देखो, एक तो क्या होता है कि आप पूरे गैंग एक साथ आ जाए उसको पहचानना, जैसे कि मैंने दिन पंजाब वाला आपको एग्जांपल दिया था, लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गैंग आ जाए उसमें, चाहे जितने भी शूटर हैं उसके जितने भी गुर्गे हैं वो सब आ जाएं, और तब जाके पहचान रहे हैं कि हाँ ये तो गोल्डीवर आ रहा है और ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, तो भाई तो हम भी पहचान लेंगे यार, इसमें पुलिस क्या कर रही है, तो हम भी पहचान लेंगे, आम बात है। होल पैथोजन को पहचानना कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन एक कोई शूटर घूम रहा है मार्केट में और हम पहचान लिए कि तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का आदमी है, चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी से हमने उसको पहचाना, दिस इज वेरी सेंसिटिव, दिस इज ग्रेट जॉब, और दिस इज वेरी स्पेसिफिसिटी कि हमने उसको पहचान लिया। पहचानने के बाद क्या करना है वो तो आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। एंड दिस एबिलिटी इज प्रेजेंट इन टी लिम्फोसाइट्स, नॉट इन बी लिम्फोसाइट। नाउ तो आप बोलोगे सर टी हेल्पर और टी किलर में क्या अंतर है? दोनों फ्रैगमेंट्स को पहचानता है, अंतर है। एक के पास है CD4 और एक के पास है CD8 रिसेप्टर। अभी फिलहाल के लिए याद रखो, मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, अभी या आजकल की क्लास में, कि CD4 रिसेप्टर MHC2 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, जबकि CD8 रिसेप्टर MHC1 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। क्या बोला मैंने? CD4 MHC2 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, CD8 MHC1 के साथ बाइंड करता है। अगर भूल जाओ तो याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, मल्टीप्लाई कितना भी कर लेना, मल्टीप्लाई का रिजल्ट 8 आना चाहिए। तो मुझे बताओ 4 into 2 8 आएगा, 8 into 1 8 आएगा, ठीक है। तो 4 किसके साथ बाइंड करेगा? CD4 किसके साथ बाइंड करेगा, जल्दी बोलो? MHC class 2। और CD8 किसके साथ बाइंड करेगा? MHC class 1। ये MHC क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिर आप कल को भूल सकते हैं कि ये CD4 किसके ऊपर होता है और CD8 किसके ऊपर होता है, टी हेल्पर या टी किलर। तो सुनो इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। एक बार बता, बचपन में 4 आपने लोगों ने कभी ऐसे लिखा है 4? मैं तो ऐसे लिखता था बचपन में, फिर मार पीट के सिखाया गया कि नहीं 4 ऐसे लिखो। ऐसे वाला 4 कितने लोगों ने लिखा है? ऐसे भी लिखते हैं 4 को वैसे, ठीक है। ये वाला 4 ये भी 4 ही होता है, ठीक है, लेकिन गणित के हिसाब से ज्यादा सही ये माना जाता है, इसलिए मारपीट के यही वर्ड सिखा दिया गया लिखने। तो पहले ऐसे लिखते थे। अब मुझे बताए 4 को H बनाना आसान है या K बनाना आसान है? हेलो, H बनाना। तो लो बना दिया H। तो अब बताओ CD4 किस पे होगा? हेल्पर पे, ना कि किलर पे। और अब कौन किसके साथ बाइंड करेगा वो भी ट्रिक मैंने समझा दिया। सो ये मैंने जितनी भी बातें अभी करी, दिस इज द मैच्योर बी लिम्फोसाइट एंड दिस इज मैच्योर टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के 2 टाइप अभी और हैं, अभी सारी बातें मैं एक एक करके करूंगा। सो मैं पास से डिविएट नहीं होऊंगा क्योंकि मैं सेल्स पे चला गया। सेल्स अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक अभी लिम्फाइड ऑर्गन है। तो मुझे बता मोटा मोटे तौर पे आपको प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन समझ में आ गया? प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन आर दैट ऑर्गन which is the site for origin, development and maturation of all the blood cells. Yes or no? All the blood cells. फिर मैं अगर बोलूं कि अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, मैं अगर बोन मेरो और थाइमस दोनों को प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन बोलूं तो क्या ये गलत है? नो सर। सही है यार, नो सही तो है, क्योंकि थाइमस में मैच्योरेशन तो होता है ना टी लिम्फोसाइट का, तो हो रहा है वहां मैच्योरेशन, वो भी प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है। लेकिन अगर मुझे कल को ऑप्शन में प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन के तौर पर बोन मेरो और थाइमस में एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? जल्दी बोलो। बोन मैरो। बोन मैरो। रीजन majority of the blood cells are originated, developmented and maturated at the bone marrow. So that bone marrow is the main or major primary lymphoid organ. बाकी प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन थाइमस। नाउ अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। सपोज करो कि अपना इंडिया एक नेशन है, एक राष्ट्र है। हम इंडिया में अपने डिफेंस सिस्टम के लिए
हम पुराने सिस्टम की बात करेंगे, नया सिस्टम बड़ा ही गंदा सिस्टम है। अग्निवीर फग्निवीर क्या होता है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कंसेप्ट। तो अपने पुराने सिस्टम में क्या चलता था, हम आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, हर रीजन में अलग अलग सेंटर है। जैसे अपने बिहार की बात करें तो दानापुर में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले जो अनट्रेंड पर्सन होते हैं हम उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बड़ा ही हार्ड ट्रेनिंग होता है। तो जब पर्सन आया, कोई आर्मी एंट्रेंस क्वालिफाई किया और वो फिजिकल वगैरह निकाला और वो डिसाइड कर ले कि हमको क्या बनना है, आर्मी बनना है, ठीक है। तब आर्मी बनना है तो क्या वो पर्सन जब डिसाइड कर लिया तो क्या उसको गुंडों को या फिर उसको आतंकवाद को पहचानना आता है? नहीं। अगर पहचानने आता है तो क्या उससे लड़ने आता है? नहीं। लड़ने आता है तो क्या खुद का सेल्फ डिफेंस आता है? नहीं। तो अगर सेल्फ डिफेंस आता है तो किसी राष्ट्र को बिना नुकसान किए अपने नेशन को बचा लेना ये आता है? नहीं। इसका मतलब इन सारी चीजों को उसको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो एक बात बताओ, ये जितने भी इंडिया में अलग अलग जगह से युवा जाते हैं आर्मी बनने के लिए, उन सभी को फाइनली एक मेन सेंटर से गुजारा जाता है। वो सभी के सभी पैदा कहाँ हुए? हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट का जगह है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द जो आर्मी है अपने अपने रीजन में मैच्योर हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला बिहार का दानापुर, ऐसे ही पंजाब का बठिंडा में ही होता है, यहीं पे होता है। ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आर्मी सेंटर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आर्मी का ट्रेनिंग चलता है। ऐसे ही हरियाणा में उधर है कौन सी जगह है, अंबाला, वहां पे है। तो अलग अलग जगह है, ठीक है। तो सब अपने ही अपने जगह पे मैच्योर हो जाते हैं, उसको लगा दिया जाता है ड्यूटी पे। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द आर्मी originated and get development and matured in their own side, yes or no, अपने अपने जगह पे हो गया। लेकिन जो खास प्रकार के बनेंगे आर्मी, बताओ उसका ट्रेनिंग सेंटर वहीं पे होता होगा या उसका अलग ट्रेनिंग सेंटर होता होगा? अब इसी बात है, उसका अलग होता होगा यार। उसको अलग खास होता होगा। प्रकार, उसको खास अलग प्रकार के होता हथियार भी दिए जाएंगे, उसको खास प्रकार का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि आप बड़े बड़े गैंगस्टर को कैसे पहचानेंगे, उससे कैसे मुकाबला करेंगे, देश का बिना नुकसान किए देश को कैसे बचाएंगे। ये सब ट्रेनिंग दिया जाएगा स्पेशलाइज्ड आर्मी को, एंड दैट इज द टी लिम्फोसाइट। और उसका एक अलग जगह है थाइमस। अब एक बात बताओ, चाहे वो स्पेशलाइज्ड आर्मी हो चाहे वो नॉर्मलाइज्ड आर्मी हो, दोनों आर्मी ही हैं, दोनों गुंडों से लड़ने और आतंकवाद से लड़ने की एबिलिटी रखते हैं। बट ट्रेनिंग देने के बाद वो मैच्योर हो गए, हथियार मिल गया। एक बार बताओ, जब आप बोलेंगे कि ये अनट्रेंड आर्मी है तो उसकी क्या पहचान है? जब वो अनट्रेंड है तो जब वो आर्मी किसी भी छुट्टी में घर पे आएगा हथियार लेके आएगा कि बिना हथियार के आएगा? जल्दी बताओ, अनट्रेंड आर्मी क्या देखा आपने गाँव घर में? बिना हथियार के आता है। छोड़ के आएगा। जब तक वो बिना हथियार के आया है तब तक समझ लो उसका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हथियार लेकर नहीं आने देते हैं। जब उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तब आप देखना वो वर्दी में आएगा, वो अपने हथियार के साथ आएगा, जहां जाएगा वर्दी में जाएगा, वो उसके लिए प्राउड मोमेंट होता है। और दूसरी बात, उसको ट्रेनिंग दिया गया है, वो आतंकवाद से लड़ता है, उसको कभी भी हमला कोई भी कर सकता है, इसलिए उसको सेल्फ डिफेंस के लिए वो चीजें दी जाती है। दूसरा, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं भी है, बाई चांस वो कहीं पे कोई आतंकवाद को देख लिया तो वो एक्शन ले सकता है एज पर द गाइडलाइन, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आप अनट्रेंड और ट्रेंड आर्मी को पहचानना चाहते हैं तो क्या पहचान है? वर्दी और हथियार, यस और नो, यही है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप Yes, बॉडी sir. में बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को अगर इमेच्योर फॉर्मेट में देख रहे हैं तो क्या पहचान है? उसके पास उसके रिसेप्टर नहीं होंगे, वही रिसेप्टर उसका वर्दी है, वही रिसेप्टर उसका पहचान है। इसके साथ जो स्पेशलाइज्ड आर्मी है, अच्छा देखो 20 साल रिसेप्टर 30 साल रिसेप्टर, ये वर्दी है, ये तो सभी को मिली, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड है वो कौन है? टी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट के पास एक्स्ट्रा हथियार क्या है? जल्दी बताओ। सीडी रिसेप्टर, CD4 एंड CD4 CD8। अब ये CD4 CD8 का क्या रोल है वो तो आपको आगे समझ में आएगा MSc1 MSc2 मॉलिक्यूल के साथ। तो एक बात बताओ, चलो ठीक है, आर्मी ट्रेंड हो गए, ड्रेस वेस मिल गया, हथियार मिल गया, अब क्या करेंगे? हाथ पे हाथ करके बैठ जाएंगे? बताओ क्या करेंगे? जाओ घर जाओ, जब होगा युद्ध बुला लेंगे आपको, है फोन कर देंगे आ जाना, फ्लाइट भेज देंगे, तुम्हारे छठे पे उतरवा देंगे, चढ़ के आ जाना, ऐसा बोलेंगे? नहीं ना। तो उसको हम क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? उसको हम इसलिए ट्रेंड कर रहे हैं जो हमारे देश की बाउंड्री है या फिर हमारे देश में वो पर्टिकुलर इंटरनल साइट्स जहां हमें हमेशा डाउट लगा रहता है कि हमारे ही देश के लोग गद्दार बन के आतंकवाद बन सकते हैं, हम उस जगह पे उसको तैनात करेंगे कि कल को किसी भी मिस हैपनिंग के होते ही वो मामला को संभाल ले, मोर्चा को संभाल ले। तो क्या बोलेंगे उसको? हम उसको बॉर्डर पे भेजेंगे, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे भेजेंगे, पंजाब बॉर्डर, इधर पाकिस्तान बॉर्डर है, बागी बॉर्डर उधर भेजेंगे। तो इन सब जगह पर उसको हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये वो ऐसा जगह है जहां पर आतंकवाद के आने की संभावनाएं ज्यादा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वहां पे आतंकवाद आ ही जाएंगे,
संभावनाएं ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ये बात पहले हो चुकी है बाउंड्री में, यस और नो? तो अब मुझे बताओ कि इसका मतलब ये सब अपने अपने जगह पे ट्रेनिंग ले लिए, इसका मतलब ये नहीं कि दानापुर में बैठ के ये अनाज तोड़ रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको भेजा जाएगा बॉर्डर पे। अब जो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो बठिंडा में ट्रेनिंग लिया बठिंडा में बैठ कर रोटी तोड़ रहा है, नहीं, उसको भेजेंगे अब स्पेशलाइज साइट पर जहां आतंकवाद के आने की संभावना ज्यादा है, जहां गुंडों के आने की संभावना ज्यादा है, जहां नुकसान का संभावना ज्यादा है, उसको वहां भेजेंगे। एंड दैट इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब मुझे बताओ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में अगर मैं बात करूं कि धूम धड़ाका कहां होगा, बमबाजी कहां होगा, तो वो कौन सा साइड होगा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? बोलो। सेकेंडरी लिम्फोइड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि मैंने पहले बोला वहीं पे आतंकवाद के आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इज द ऑर्गन फॉर साइट फॉर ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ बीएनटी लिम्फोसाइट, और इट इज द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। क्या बोलोगे? बोलो। साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। बाउंड्री ट्रेनिंग का सेंटर नहीं होता। अब आप बोलोगे सर एक काम कीजिए ना, ये सब जितना आदमी चाह रहा था आर्मी बनना, क्या जरूरी था अलग अलग जगह पे भेजने का? सबको डायरेक्ट बॉर्डर पर भेजते, वहीं ट्रेनिंग कराते, वहीं घर बसा लेता, दिक्कत क्या था? बताओ दिक्कत है या नहीं है? दिक्कत है। अभी जो पर्सन अनट्रेंड है उसको तुम बॉर्डर पर डायरेक्ट भेज के ट्रेनिंग दिलवाओगे, कल को उधर से हमला हो गया तो उसके पास तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपके मन में आ रहा होगा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्यों ट्रेनिंग करा रहा है, क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट ऑरिजिनेशन और मैच्योरेशन करा रहा है? सेकेंडरी में डायरेक्ट भेजो, वहीं पे सब कुछ करवा लेते। नहीं करा सकते, वहां पैथोजन आ जाएगा, ये उससे नहीं लड़ सकता, इसके पास एबिलिटी नहीं है अभी, क्योंकि ये मैच्योर्ड है। तो पहले मैच्योर कर लेते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, फिर वाया ब्लड या वाया लिम्फ, मोस्टली वाया ब्लड, ब्लड के जरिए हम उसको भेज देते हैं कहाँ? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। नाउ आवर टॉपिक इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो बोलो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन समझ में आ गया, थाइमस और बोन मेरो सारी कहानी? यस सर। अब आप ये देख लो, ये सारा कहानी भाई साहब कल काम आएगा, ठीक है? इसलिए आंख बंद करके मत सुनो, कल काम आएगा पूरा का पूरा। अब आप क्या करो, नोट्स में एक बार प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन पहले देखो। ये देखो, तो मैंने क्या बोला कि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है? और कंपोनेंट में लिम्फोइड ऑर्गन, कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं, उसी में मैं आपको आगे कल पढ़ाऊंगा लिम्फोसाइट और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और एंटीबॉडी। तो ये देखो लिम्फोइड ऑर्गन। अच्छा एक बात सुनो 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 सुनो, मैंने तो ये बताया कि रेड बोन मेरो इज द मतलब कि ब्लड साइट फॉर मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। एक बार बताओ, क्या मैंने आपको बताया कि ब्लड सेल जहां बनती है उसको हेमोपैथिक ऑर्गन बोलते हैं, यस और नो? हेमोपैथिक ऑर्गन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेमोपोएसिस। याद आ रहा है? हेमोपोएसिस। हाँ, तो एक बात बताओ कि जो हेमोपोएटिक ऑर्गन है, आज आपके अंदर एडल्ट हैं आप, आपके अंदर रेड बोन मेरो है, लेकिन क्या बाय बर्थ ये हेमोपोएटिक ऑर्गन ही आपका सॉरी ये रेड बोन मेरो ही आपका हेमोपोएटिक ऑर्गन था? नहीं, पता है आपकी जिंदगी में पैरा हेमोपोएटिक ऑर्गन यॉर्कसेक था। याद करो, रिप्रोडक्शन में पढ़ा रखा हूँ, यॉर्कसेक, जो मदर और जो कि मदर और फिटस के बीच में एक कनेक्शंस बन रहा था, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का एक हिस्सा। याद आ रहा है? यॉर्कसेक फर्स्ट हेमोपोएटिक ऑर्गन जब आप फीटल लाइफ में थे, उसी टाइम ये ब्लड सेल्स आपका ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड, जब आप धीरे धीरे फिटस आप ग्रो हुए और आप धीरे धीरे बर्थ की तरफ बढ़े, तो लीवर आपका बन गया, स्प्लीन बन गया, और लीवर और स्प्लीन मिलके एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, लीवर स्प्लीन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड हेमोपोएटिक ऑर्गन वो था। इवन आफ्टर द बर्थ कुछ दिन तक लीवर स्प्लीन कॉम्प्लेक्स ही बनाता रहता है ब्लड सेल्स। उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है आपका, तो रेड बोन मेरो डेवलप हो जाता है, और तब जाके एट एडल्ट स्टेज मेन हेमोपोएटिक ऑर्गन कौन बन जाता है आपका? रेड बोन मेरो। तो ये बातें मैंने यहाँ लिख रखा है, देख लो, मालाइट सेल्स एंड लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल्स, ठीक है? इसकी बात अभी मैं कर लेता हूँ, रुक जाओ। फिर ये स्टेम सेल, ये देख लो सारी बातें मैंने लिख दिया है। बर्सा फेब्रिकस, ठीक है? अच्छा, इस बर्सा फेब्रिकस को ना क्लोइकल थाइमस इन बर्ड्स कहते हैं। क्यों बोलते हैं? जो मैंने बोला ना, ये बर्सा फेब्रिकस ये कहाँ एक्चुअल में पता है? ये एक्चुअल में जो उसका क्लोएका होता है, एक ओपनिंग बताऊंगा, 3 ट्रैक का कॉमन ओपनिंग होता है क्लोएका बर्ड्स में,
वहां पे स्टमक के नीचे होता है ये बर्सा फेब्रिकस। फिर बोलोगे सर इसको क्लोइकल थाइमस क्यों बोलते हैं? देखो बात बताओ, अगर हम देखें हमारे अंदर थाइमस टी लिम्फोसाइट थाइमस में जाके मैच्योर होता है और बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में होता है, लेकिन उन भाई साहब के अंदर सारे के सारे ब्लड सेल्स बर्सा फेब्रिकस में ही हो जाता है मैच्योर, तो इसलिए इसको क्लोइकल थाइमस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देख लो आपका बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, मैंने आपको बोला कि ये केवल फ्रेगमेंट्स तक को भी पहचान लेता है और ये होल एंटीजन को पहचानता है, इसलिए इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं अभी आगे हो जाएगा। पीएलओ मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये देख लो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट इज द मैच्योर लिम्फोसाइट, इसका मतलब उसके पास बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर आ चुका है। अभी मैंने जितना भी बात बोला डायग्राम के फॉर्मेट में वो यहाँ थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। देन देखो मैच्योर लिम्फोसाइट का यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये देखो दे रखा है टीएल पर टी किलर, CD4 CD8 इंटरेक्ट विद एंटीजन। अब आपको पता है कि CD4 MSC2 के साथ और CD8 MSC1 के साथ। ये देखो बी लिम्फोसाइट ये पूरे होल एंटीजन को पहचानता है, मतलब होल एंटीजन या होल पैथोजन बोलो, और ये एंटीजन के टुकड़ों को भी पहचान लेता है। ठीक है, IgD एंटीबॉडी ही इसका रिसेप्टर होता है। देन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तक की बात हो गई, अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। एनी डाउट? अभिषेक? नो सर। अतीक? नो सर। रिभा सृष्टि? नो सर। चलो अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, हालांकि ये कंक्लूजन है अब तक के पूरे स्टडी का। अब तक आप क्या समझे कि अगर मैं स्टेप वाइज इम्यूनोलॉजिकल रोल बताऊं तो बताओ सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए पता है? प्रिवेंशन। अरे भैया मास्क लगाओ ना यार, आपको पता है कोरोना हो सकता है, मास्क लगाओ ना यार, सैनिटाइजर यूज करो। तो इसमें किसी भी प्रकार का अपना कोई मेडिसिन ले रहे हैं ना ही प्रोफाइलैक्सिस कर रहे हैं, दिस इज जस्ट प्रिवेंशन। और एक बात ध्यान रखना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अरे भैया बॉडी में अटैक हो गया, संभावना है कि वो ठीक भी हो नहीं भी हो, प्रिवेंशन मतलब अगर बचाव कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, अटैक ही नहीं होगा। प्रिवेंशन, अगर प्रिवेंशन के बाद भी अगर मान लो पैथोजन आ गया तो क्या करते हैं आप उसके लिए पहले से आपको डर है कि आ सकता है प्रिवेंशन के बाद भी, तो आप पहले से करके क्या रखते हैं? प्रोफाइलैक्सिस। मान लो कि प्रोफाइलैक्सिस के बाद भी आपको डाउट हो रहा है, मतलब आपने मास्क भी लगा रखा है, सैनिटाइजर भी यूज किया है, वैक्सीनेशन भी ले रखा है, और बताओ प्रोफाइलैक्सिस भी कर रखा है, फिर भी आपको डाउट है कि सर्दी खांसी बुखार है, डाउट है कि कोरोना हुआ, तो क्या करोगे? जाके ट्रीटमेंट ले लोगे कोरोना का? नहीं, पहले कराओगे कोविड टेस्ट, दैट इज द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब पता लगाना क्या आपके बॉडी में वो एंटीजन है या नहीं है, पैथोजन है या नहीं है। पता लग गया कंफर्म, हाँ हाँ कोविड है, कोविड पॉजिटिव टेस्ट आ गया, तब आप क्या करेंगे? ट्रीटमेंट। तो दिस इज द स्टेप्स इन आवर डिजीज प्रोफाइलिसिस, मतलब कि डिजीज प्रोफाइल में क्या क्या बातें होता है? प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। यहाँ तक की सारी बातों को पढ़ो और अगले मीटिंग में मैं अभी बात करूंगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, यहाँ तक एक बार जल्दी से पढ़ लो, देन अगले मीटिंग